नमस्कार साथियों, मैं हूं विश्वेंद्र सिंह और आप सबके लिए आज एक नया वीडियो लेकर आया हूं राजस्थान के ज्योग्राफी से। और आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की झीलें। साथियों, काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं। मैं भी काफ़ी बिजी चल रहा था और आप लोगों की डिमांड पर एक नया वीडियो लेकर आया हूं राजस्थान के ज्योग्राफी से। आज हम आपके लिए राजस्थान की झीलें लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं राजस्थान की झीलों की। तो देखिए, गुणों के आधार पर अगर बात करें हम, गुणों के आधार पर अगर बात करते हैं तो गुणों के आधार पर जो झीलें उनको दो भागों में बांटा गया है। गुणों के आधार पर झीलों को दो भागों में बांटा गया है। पहला, गुणों के आधार पर मीठे पानी की झीलें, मीठे पानी की झीलें। दूसरी अपन बात करते हैं, दूसरा प्रकार जो है वो है खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें। तो स्टूडेंट्स, आप ध्यान दें एक बार, और ध्यान क्या देना आपको, गुणों के आधार पर हम बात करें राजस्थान की झीलों की, तो गुणों के आधार पर राजस्थान की झीलों को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है मीठे पानी की झीलें और दूसरा खारे पानी की झीलें। तो मीठे पानी की झीलों की अगर हम बात करें तो मीठे पानी की झीलें ये किसका अवशेष है? हम कह सकते हैं ताज़ा पानी या मीठे पानी के अवशेष हैं। ये ताज़ा पानी कह सकते हैं, भूमिगत, या अपन कह सकते हैं ताज़ा पानी की झीलों के अवशेष हैं, अवशेष हैं ये। इधर खारे पानी की झीलों की अगर अपन बात करें तो खारे पानी की जो झीलें हैं उसकी हम बात करें तो ये कई का अवशेष है। तो ये जो अवशेष है खारे पानी की झीलें, ये तेथिस सागर के अवशेष हैं, तेथिस सागर के अवशेष हैं। एक बार पुनः आप ध्यान दें, मीठे पानी की झीलें जो है राजस्थान में वो ताज़े पानी की, हम कह सकते हैं ताज़े पानी के अवशेष के रूप में ये हमें देखने को मिलती हैं। खारे पानी की जो झीलें राजस्थान में मिलती हैं वो तेथिस सागर का अवशेष मानी जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान में सबसे अधिक खारे पानी की जो झीलें मिलती हैं वो पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती हैं, पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती हैं, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश है, पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश है। और ये पूरा मरुस्थलीय प्रदेश, जिस मरुस्थलीय प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, ये तेथिस सागर का ही भाग है। इसलिए पश्चिमी राजस्थान की अगर हम बात करें या मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें तो वहाँ ज़्यादातर खारे पानी की झीलें देखने को मिलती हैं। अब हम बात करें कि खारे पानी की झीलें जो हैं कौन से ज़िले में सर्वाधिक मिलती हैं, तो ज़िले की अगर हम बात करें तो ज़िला नागौर में, नागौर ज़िले में सबसे अधिक खारे पानी की झीलें देखने को मिलती हैं। आप सब लोग ध्यान दें इस पर, सबसे अधिक खारे पानी की झीलें जो मिलती हैं राजस्थान में वो नागौर ज़िले के अंतर्गत आती हैं। मीठे पानी की अगर हम बात करें तो मीठे पानी की झीलें सर्वाधिक किस ज़िले में देखने को मिलती हैं, तो इसमें ज़िले की बात करें तो उसमें उदयपुर ज़िले में, उदयपुर ज़िले में सबसे अधिक, उदयपुर ज़िले में सबसे अधिक मीठे पानी की झीलें देखने को मिलती हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है, झीलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर को। इसे सफ़ेद शहर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, ये तो रही कुछ सामान्य जानकारी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें आप। एक बार पुनः, गुणों के आधार पर दो भागों में बांटा गया है राजस्थान की झीलों को। पहला मीठे पानी की झीलें, दूसरा खारे पानी की झीलें। खारे पानी की जो झीलें ये तेथिस सागर के अवशेष हैं, ये ताज़ा पानी के अवशेष हैं, मीठे पानी की झीलें हैं। सर्वाधिक राजस्थान में उदयपुर ज़िले में मीठे पानी की झीलें देखने को मिलती हैं, इसलिए उदयपुर को झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ बात करें हम तो यहाँ जिला नागौर में सबसे अधिक खारे पानी की झीलें देखने को मिलती हैं। चलिए, अब हम सबसे पहले बात करते हैं मीठे पानी की झीलें। चलिए, नेक्स्ट अपन बात करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, आगे हम अपन चर्चा करते हैं मीठे पानी की झीलें।
सबसे पहले आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान की झीलों में, वो सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे खारे पानी की बजाय हम सबसे पहले पढ़ेंगे मीठे पानी की झीलें। मीठे पानी की झीलों की हम बात कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए मीठे पानी की झीलों में हम कुछ अभी तक तो हमने पढ़े थे, आपके लिए हमने बताया था कि जो झीलें हैं वो गुणों के आधार पर दो भागों में बांटे गए हैं। और इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा इन झीलों को स्टार्ट करने से पहले, ज्वालामुखी क्रिया के आधार पर, ज्वालामुखी क्रिया के आधार पर झीलों को दो भागों में बांटा गया है। ज्वालामुखी क्रिया के आधार पर झीलों को दो भागों में बांटा गया है। ज्वालामुखी क्रिया मतलब ज्वालामुखी उद्गार से बनने वाली जो झीलें होती हैं या विवर्तनिक दृष्टि से जो झीलें बनती हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बात करें हम, एक तो कालडेरा, कालडेरा झील, और दूसरा प्रकार है यहाँ वो है क्रेटर झील, क्रेटर झील। सभी विद्यार्थी थोड़ा सा मेरी ओर ध्यान आकर्षित करें। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, गुणों के आधार पर राजस्थान की झीलों को हमने दो भागों में बांटा। पहली थी मीठे पानी की झीलें और दूसरी पड़ी थी हमने खारे पानी की झीलें। अब हम बात करते हैं ज्वालामुखी क्रिया के आधार पर झीलों को दो भागों में बांटा गया है। एक पढ़ते हैं हम कालडेरा झील, एक पढ़ते हैं हम क्रेटर झील। तो देखिए कालडेरा झील किसे कहते हैं और क्रेटर झील किसे कहते हैं, क्योंकि इनसे अभी हमें थोड़ा काम पड़ेगा। कालडेरा झील जैसे कि ज्वालामुखी क्रिया जो होती है, जैसे मान लीजिए ये कोई ज्वालामुखी फूटा और ज्वालामुखी से इस प्रकार उद्गार निकला और उद्गार इस प्रकार से यहाँ जम जाता है, जम जाता है। और ये इसका जो मुंह है इसको बोलते हैं अपन क्रेटर। इस मुंह को क्या बोलते हैं हम? क्रेटर बोलते हैं। ये जो क्रेटर है इसका जहाँ जो भाग है, क्रेटर का जो मुंह है वो बड़ा बन जाता है, अर्थात क्रेटर चौड़ा होता है, या हम कह सकते हैं इसका जो मुंह है बड़ा होता है। और इसमें जब वर्षा जल भर जाता है, उसके बाद में वर्षा के जल भरने से जब ये ज्वालामुखी क्रिया बंद हो जाती है, क्रिया होना या सुसुप्त हो जाती है जब ये क्रिया, उसके बाद में जब ये पक जाती है या हम कह सकते हैं कि ये बंद हो जाती है ज्वालामुखी फूटना, उसके बाद में इसमें वर्षा का जो जल होता है वो बढ़ जाता है, जिससे झीलों की उत्पत्ति होती है। ऐसी झीलों को, कौन सी झीलों को? ऐसी झील जो क्रेटर उस किसका, जो हम बात करते हुए ज्वालामुखी का जो क्रेटर होता है, इसका मुंह बड़ा होता है और उसमें जल भर जाता है। ऐसे बड़े क्रेटर में जो जल भर जाता है, ऐसी झीलों को हम कालडेरा झील कहते हैं। ऐसी झीलों को क्या कहते हैं अपन? कालडेरा झील कहते हैं। और क्रेटर झील किसे कहते हैं? वही ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी क्रिया वो होती है, इसी से वही उद्गार इस प्रकार इसमें जमा होता जाता है, साइडों में ये उद्गार जम जाता है। इस एक विशेषता जरूर ध्यान रखें उसमें तो हमने पढ़ा था क्रेटर बड़ा होता था, क्रेटर या उसका मुंह बड़ा होता था। इसका जो मुंह है क्रेटर का मुंह छोटा होता है। क्रेटर का मुंह कैसा होता है? छोटा होता है। और इसके बाद में जब इसमें वर्षा का जल भर जाता है, उससे क्या झीलों की उत्पत्ति होती है। ऐसी झीलों को जिसका मुंह छोटा है, क्रेटर का मुंह छोटा है, ऐसी झीलों को अपन क्रेटर झील के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। उदाहरण के लिए हम बताएं कालडेरा झील, पुष्कर झील, राजस्थान की पुष्कर झील इसका उदाहरण है। प्रश्न आ सकता है निम्नलिखित में से कालडेरा झील का उदाहरण है, तो ध्यान दीजिए पुष्कर झील कालडेरा झील का उदाहरण है। और क्रेटर झील के उदाहरण की बात करें तो नक्की झील, इसको हम नक्की झील कहते हैं। नक्की झील क्रेटर झील का उदाहरण है। तो ध्यान देना, अगर प्रश्न इस प्रकार आता है कि निम्न से ज्वालामुखी क्रिया के आधार पर झीलों का वर्गीकरण किया, तो पुष्कर झील कालडेरा का उदाहरण है और नक्की झील क्रेटर झील का। इन दोनों झीलों की बात करें तो राजस्थान में विवर्तनिक झीलों के उदाहरण हैं। तो देखो इस क्रिया को हम कह सकते हैं विवर्तनिक क्रिया भी कह सकते हैं, या टेक्टोनिक प्लेटों द्वारा निर्मित जो क्रिया होती है उसको हम विवर्तनिक क्रिया भी कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर टेक्टोनिक प्लेटें जो होती हैं वो खिसक सकती हैं, जिनसे पृथ्वी का कुछ भाग ऊंचे उठ जाते हैं, कुछ भाग नीचे दब जाते हैं। पृथ्वी के भागों का नीचे और ऊपर, जो ऊपर नीचे होते हैं उनको हम विवर्तनिक क्रिया कहते हैं।
पृथ्वी के कुछ भाग क्या होते हैं, नीचे टेक्टोनिक प्लेटों के कारण नीचे दब जाते हैं, कुछ भाग ऊंचे उठ जाते हैं। तो नीचे धसे हुए जो भाग होते हैं और उनमें वर्षा का जल बढ़ जाता है, उनको हम विवर्तनिक झीलें भी कहते हैं। विवर्तनिक क्रिया द्वारा उनका उत्पत्ति हुई है। चलिए आगे चलते हैं हम। सबसे पहले मीठे पानी की झीलों में, मीठे पानी की झीलों में हम बात करते हैं। सबसे पहले आज हम पहली झील लेते हैं और वो प्रमुख झील है पुष्कर झील। आज हम बात करते हैं पुष्कर झील की। चलो विद्यार्थी, बहुत ही राजस्थान की इम्पोर्टेंट झील है, एक बार आप ध्यान दीजिएगा और साथ साथ आप सब लोग ध्यान दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और साथ साथ लाइक भी करते रहिए और शेयर करना नहीं भूलें। चलिए मैं आगे लेके चलता हूँ आपको पुष्कर झील पर। सबसे पहले बात करते हैं पुष्कर झील कहाँ स्थित है। तो पुष्कर झील की बात करें तो पुष्कर अजमेर में स्थित है। पुष्कर अजमेर में, पुष्कर झील कहाँ है, पुष्कर अजमेर में है। अजमेर से लगभग 11 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अजमेर से 11 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। 11 किलोमीटर दूर है ये अजमेर से और पुष्कर अजमेर में पड़ती है। इसके अन्य नामों की हम बात करें, उपनाम कह सकते हैं या अन्य नाम। इस झील को किस अन्य नामों से जाना जाता है, पुष्कर झील को किस अन्य नामों से जाना जाता है, उस पर अपन चर्चा करते हैं। तो ध्यान दीजिए, अन्य नामों में पुष्कर झील को तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। तीर्थराज क्या कहेंगे, पुष्कर झील को तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। हिंदुओं के या कह सकते हैं हिंदुओं का पंचम तीर्थ, हिंदुओं का पंचम तीर्थ के नाम से भी इसे हम जानते हैं। हिंदुओं का पांचवा तीर्थ भी पुष्कर झील को कहा जाता है या पुष्कर को हिंदुओं का पांचवा तीर्थ कहते हैं। और तीर्थों का मामा, तीर्थों का मामा इसी को कहते हैं। ध्यान दें, पुष्कर झील को तीर्थों का मामा भी कहा जाता है, तीर्थराज भी कहा जाता है, हिंदुओं का पंचम तीर्थ भी कहा जाता है और इसे कोंकण तीर्थ के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। प्रश्न आ सकता है पुष्कर झील को किस अन्य नामों से जाना जाता है। तो ध्यान दीजिए, पुष्कर झील को तीर्थराज के नाम से, हिंदुओं का पंचम तीर्थ भी कहते हैं पुष्कर को, तीर्थों का मामा भी कहा जाता है और कोंकण तीर्थ के नाम से इस झील को जाना जाता है। प्रश्न आ सकता है आपको, तीर्थों का मामा किस झील को कहा जाता है। तो तीर्थों का मामा किसको कहा जाता है, पुष्कर झील को तीर्थों का मामा कहा जाता है। पंचम तीर्थ भी इसे कहते हैं हिंदुओं का, तीर्थराज भी कहते हैं। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अपन चलते हैं इसके निर्माण की अगर हम बात करें। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप, इसको नोट्स बनाते चलें, साथ साथ सभी विद्यार्थी नोट्स बना लें, साथ साथ लिखते भी जाएं। चलिए अपन आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं इसके निर्माण की। इस झील का निर्माण कैसे हुआ। निर्माण की बात करें तो कई चीज़ें निकल के आती हैं कि इस झील का निर्माण या इस झील की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखिए, शास्त्रों में बताया जाता है या कुछ किंवदंतियाँ भी हैं कि इस झील का निर्माण ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी द्वारा उनके हाथ से या ब्रह्मा जी के हाथ से, ब्रह्मा जी द्वारा उनके हाथ से कमल गिरने से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसका कहने का तात्पर्य है, सभी स्टूडेंट समझें, एक ये भी किंवदंती मिलती है कि जो हमारी पुष्कर झील है उसका निर्माण कैसे हुआ। तो ये हमें कुछ किंवदंतियों से पता चलता है कि ब्रह्मा जी एक 4 भुजा वाले थे, उनके एक हाथ में कमल का फूल होता है, या अपन कह सकते हैं उनके एक हाथ में क्या होता है, फूल होता है। और ब्रह्मा जी जो हैं, ये कहा गया है कि उनके हाथ में एक जो फूल होता है, और फूल के गिरने से
या हम कह सकते हैं कमल कह लो, या कह सकते हैं गुलाब का फूल भी कह सकते हैं। कई जगह गुलाब के फूल का वर्णन भी मिलता है इसमें, गुलाब का फूल का वर्णन भी मिलता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ब्रह्मा जी एक हाथ में फूल रखते थे, वो फूल अचानक से उनके हाथ से धरती में गिर गया और वहीं पुष्कर झील का निर्माण हो गया। इस प्रकार का ये वर्णन हमें देखने को मिलता है। चलिए आगे दूसरी हम बात करते हैं। एक नंबर पर तो हम बात करते हैं ब्रह्मा जी के हाथ से फूल गिर गया, उससे किसकी उत्पत्ति हो गई? पुष्कर झील की उत्पत्ति हो गई। दूसरी अपन बात करते हैं ज्वालामुखी क्रिया द्वारा इस झील की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार ध्यान रखें, ये बिल्कुल जोग्राफिकल थॉट है, हम कह सकते हैं। भूगोल इस चीज़ को मानता है कि जो हमारी पुष्कर झील है वो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई है, क्योंकि इसे हम काल्डेरा झील के नाम से भी जानते हैं। यहाँ एक ज्वालामुखी फूटी थी और ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है, जो क्रेटर होता है, वो बड़ा था, उसका मुंह बड़ा था और उसमें धीरे धीरे वो बंद हो गया और उसमें वर्षा का जल भरने से इस झील की उत्पत्ति हुई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ज्वालामुखी क्रिया द्वारा इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। बिल्कुल सही है। तीसरा प्रमाण जो मिलता है वो ये मिलता है, तीसरा प्रमाण पुष्कराण ब्राह्मणों द्वारा इसकी उत्पत्ति की गई, इसकी उत्पत्ति हुई। या हम कह सकते हैं पुष्कराण ब्राह्मणों ने इसका निर्माण किया। ऐसे भी कह सकते हैं कि इस झील का निर्माण पुष्कराण ब्राह्मणों द्वारा किया गया था। ये पुष्कर के रहने वाले ब्राह्मण थे, पुष्कराण ब्राह्मणों द्वारा इनकी उत्पत्ति की गई। चलिए आगे चलते हैं, एक बार इसको लिख लीजिए आप, उसके बाद में आगे चलते हैं अपन। चलिए आगे चलते हैं पुष्कर झील पर। अब हम बात करें पुष्कर झील की, कुछ विशेषता है इसकी, या हम कह सकते हैं कुछ अन्य नामों से भी जाना जा सकता है, या हम कह सकते हैं राजस्थान की, पुष्कर झील को राजस्थान की सबसे प्राचीन, राजस्थान की सबसे प्राचीन झील है। पुष्कर झील राजस्थान की सबसे प्राचीन झील है, सबसे पवित्र झील है। कैसी झील है? राजस्थान की सबसे अधिक पवित्र झील भी मानी जाती है इसको, और राजस्थान की सबसे प्राचीन झील भी हम इसको कह सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखें, इसको राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील भी कहते हैं, यह झील है। हम कह सकते हैं, सुनिए एक बार पुनः आप ध्यान दें, पुष्कर झील के विषय में हम कहें तो पुष्कर झील राजस्थान की सबसे प्राचीन झील है, पुष्कर झील सबसे पवित्र झील है, पुष्कर झील राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील है। चलिए यहाँ तक, इससे आगे चलते हैं अपन। इसके बाद में पुष्कर झील के बारे में कुछ किंवदंतियाँ कही जाती हैं। वो किंवदंतियाँ क्या है वो देखते हैं अपन। कुछ किंवदंतियाँ हैं इसके बारे में, किंवदंती जो कही जाती हैं, और वो ये कही जाती हैं, इसके प्रमाण ऐसे कोई लिखित में नहीं मिलते हैं कि ऐसा हुआ है, लेकिन कहा जाता है इसके विषय में कि आपने नाम सुना हुआ है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो कहा जाता है अभिज्ञान जो शाकुंतलम है वो कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ है। तो कहा जाता है कि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम जो ग्रंथ था उसकी रचना इस झील के किनारे बैठ के की, ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में। किंवदंतियाँ हैं अभिज्ञान, या हम कह सकते हैं कालिदास द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ की रचना इसी झील के किनारे की गई।
ध्यान दें, कालिदास ने, ऐसी किंवदंती है कि कालिदास ने अपना एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम था अभिज्ञान शाकुंतलम। इस झील के किनारे बैठ के उसकी रचना की थी, ऐसी किंवदंती हमें पुष्कर झील के बारे में मिलती है। चलिए दूसरी हम बात करें यहाँ, तो महर्षि वेदव्यास ने, एक किंवदंती क्या मिलती है, वेदव्यास ने वेदों को लिपिबद्ध करने का कार्य किया। लिपिबद्ध, वेदव्यास ने वेदों को लिपिबद्ध यही किया था, या हम कह सकते हैं कि वेदव्यास जी ने जो हमारे वेद थे उनको लिपिबद्ध करने का, लेखन का कार्य जो किया था वो इस झील के किनारे ही किया था, ऐसा भी हमें वर्णन मिलता है या किंवदंती मिलती है कि वेदव्यास जी ने क्या किया, यहाँ इस झील के किनारे बैठकर जो वेद थे उनको लिपिबद्ध किया था, लेखन का कार्य यही किया था महर्षि वेदव्यास जी ने, ऐसा वर्णन भी हमें यहाँ मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं। एक वर्णन मिलता है, वेदव्यास ने महाभारत की रचना यहीं की थी। महाभारत की जो रचना की थी वेदव्यास जी ने, वो इस, ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन किंवदंतियाँ हैं कि महर्षि जो वेदव्यास जी थे उन्होंने महाभारत की जो रचना की थी, संकलन जो किया था महाभारत का, वो इसी झील के किनारे बैठकर किया था, ऐसी किंवदंतियाँ कुछ प्रमुख यहाँ मिलती हैं। एक बार पुनः ध्यान दें, कालिदास द्वारा जो अभिज्ञान शाकुंतलम जो ग्रंथ था, इसी झील के किनारे बैठकर उन्होंने उसको लिखा था। आगे बात करते हैं, वेदव्यास ने वेदों को जो लिपिबद्ध करने का जो कार्य किया था वो इसी झील के किनारे बैठ के किया था। एक वेदव्यास ने महाभारत लिखने का जो कार्य किया था वो इसी झील के किनारे बैठ के किया था। एक घटना और है यहाँ की, उसको अपन कह सकते हैं, विश्वामित्र की तपस्या, या हम ऐसे समझिए विश्वामित्र ने इस झील के किनारे बैठ के तपस्या की थी, ऐसा वर्णन भी हमें यहाँ मिलता है पुष्कर झील के विषय में। ऐसी किंवदंती है कि यहाँ विश्वामित्र जी थे, विश्वामित्र जी इस झील के किनारे बैठ के तपस्या कर रहे थे और इंद्र ने अपनी एक मेनका को भेजा वहाँ से। इंद्र ने एक मेनका को भेजा और मेनका ने इसी झील के किनारे जो विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे उनकी तपस्या को भंग करने का कार्य किया था। तो ध्यान दें कि मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या को यहीं भंग किया था, यहीं पर भंग किया था। ये कुछ किंवदंतियाँ हैं, यहाँ से कभी भी प्रश्न आ सकता है, ध्यान दें। तो ध्यान रखना, आ जाए कभी कि अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ की रचना किस झील के किनारे की गई थी, पुष्कर झील के किनारे। वेदों को लिपिबद्ध कहाँ किया था, पुष्कर झील के किनारे। महाभारत की रचना कहाँ की गई, पुष्कर झील के किनारे। और विश्वामित्र की तपस्या को कहाँ भंग किया गया था, या विश्वामित्र ने तपस्या कहाँ की थी, पुष्कर झील के किनारे। ऐसी किंवदंतियाँ हमें यहाँ देखने को मिलती हैं, ऐसा वर्णन हमें मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या जल्दी से नोट्स बना लें, आप फटाफट आप नोट्स बना लें इसका। चलिए जल्दी से बना लें, 1 मिनट फटाफट बना लें आप। वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। देखिए विद्यार्थियों, अगर आपकी वाकई में समझ में आ रहा है तो एक लाइक करना नहीं भूलें, शेयर ज़रूर कीजिए, किसी विद्यार्थी का भला होगा। शेयर नहीं करेंगे तब तक मुझे भी पता नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी समझ में आया या नहीं आया। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा जो वीडियो है झीलों का टॉपिक का वो कैसा लगा, पुष्कर झील के विषय में कैसा आपको समझ में आया। तो लाइक करना नहीं भूलें, सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं पुष्कर झील की। चलिए, ये मान लीजिए पुष्कर झील है, इसको हम कह सकते हैं पुष्कर झील। चलो उसको बड़ा बनाता हूँ, थोड़ा सा अच्छे समझ में आ जाएगा। ये पुष्कर झील है
और पुष्कर झील के किनारे एक पंचकुंड पड़ता है, इसको बोल सकते हैं हम पंचकुंड। ध्यान रखना, पंचकुंड जो है यहाँ एक घटना घटित हुई थी, इसके बगल में ही है, पंचकुंड कहते हैं उसे, एक जलाशय है, उसको पंचकुंड या तालाब कह सकते हैं हम। यहाँ एक घटना घटित हुई थी, वो घटना क्या थी? अज्ञातवास के दौरान, अज्ञातवास के दौरान पांडव जो थे, अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने यहाँ स्नान किया था। पांडवों ने क्या किया था? यहाँ ये जो तालाब है, यहाँ जब पांडवों को अज्ञातवास मिला था उस समय, महाभारत काल की बात है, उस समय पांडवों ने यहाँ अज्ञातवास के दौरान इस तालाब में क्या किया था? स्नान किया था। इसलिए इस तालाब का नाम क्या पड़ गया? पंचकुंड। अर्थात वो पांडव थे, 5 भाई थे, 5 ने स्नान किया, इसलिए इस तालाब का नाम क्या कहते हैं? पंचकुंड के नाम से इसे जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। पुष्कर झील, ये आपकी समझ में आया। पुष्कर झील के किनारे अगर हम बात करें, इसमें पुष्कर झील की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिए आप, यहाँ बामन घाट पड़ते हैं। पुष्कर झील के किनारे बामन घाट बने हुए हैं। कितने घाट बने हैं? बामन घाट बने हुए हैं। कितने घाट हैं? प्रश्न आ जाए, पुष्कर झील पर कितने घाट बने हुए हैं? तो ध्यान दीजिए, पुष्कर झील पर बामन घाट बने हुए हैं। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, थोड़ा ध्यान दें। बामन घाटों में हम बात करें, सबसे बड़ा घाट, सबसे बड़ा घाट कौन सा है यहाँ? तो उसको कहते हैं हम जयपुर घाट के नाम से जाना जाता है। जयपुर घाट। सबसे बड़ा घाट कौन सा है यहाँ? जयपुर घाट। सबसे पवित्र घाट कौन सा है? सबसे अधिक पवित्र घाट, सबसे पवित्र घाट कौन सा है? उसको बोलते हैं अपन गऊ घाट। सबसे पवित्र घाट जो है यहाँ, वो कौन सा माना जाता है? गऊ घाट को। जो यहाँ घाट बने हुए हैं बामन घाटों में, सबसे बड़ा तो है जयपुर घाट, इनमें सबसे अधिक जो पवित्र जो घाट माना जाता है वो है गऊ घाट। एक चीज़ और ध्यान रखना है इसमें, गऊ घाट पर हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे, उनकी मृत्यु के बाद में उनकी अस्थियों का विसर्जन यहीं किया गया था। अस्थियों का विसर्जन इसी घाट पर किया गया था, इसी घाट पर किया गया था। तो ध्यान दें, सबसे पवित्र घाट कौन सा माना गया है? गऊ घाट को। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे उनको बोलते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। जब उनकी मृत्यु हो गई उसके बाद में उनकी अस्थियों का विसर्जन इसी घाट पर किया गया था, उसको बोलते हैं गऊ घाट पर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो थे उनकी अस्थियों का विसर्जन किया गया था। यहाँ एक और प्रमुख घाट है, उस घाट को बोलते हैं महिला घाट। क्या बोलते हैं उसको? महिला घाट कहते हैं, जनाना घाट भी कह सकते हैं, जनाना घाट, और उसको मैडम मैरी घाट भी बोलते हैं। महिला घाट, इसको जनाना घाट भी कहते हैं, मैडम मैरी घाट के नाम से भी जाना जाता है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, मैडम मैरी घाट क्यों कहा जाता है? इससे कोई बताएगा? मैडम मैरी घाट क्यों कहा जाता है? सुने थोड़ा सा, इसके पीछे कहानी है छोटी सी। जब एक बार यहाँ हमारे देश में एक दिल्ली दरबार लगा था, अंग्रेज़ों को ज़माने की बात है, जब हमारे यहाँ रियासतें चलती थी, दिल्ली दरबार लगा हुआ था और इंग्लैंड से जॉर्ज पंचम का नाम आपने सुना होगा। जॉर्ज पंचम हमारे देश आए थे दिल्ली दरबार में। दिल्ली दरबार में उनको बुलाया गया, तो जॉर्ज पंचम जी जब आए तो उनकी मैडम ने भी जिद कर दी कि भैया मुझे भी आप साथ में लेके चलो। तो जॉर्ज पंचम जी और उनकी पत्नी का नाम था मैडम मैरी, वो दोनों यहाँ भारत आए, उस दिल्ली दरबार में गए और वहाँ से लौटते हुए उनके मन में एक जिज्ञासा आई, क्यों ना पुष्कर झील है, वो एक पवित्र झील है, यहाँ स्नान कर लिया जाए। तो दोनों लोग, वो पति पत्नी यहाँ घूमने आए और उनकी पत्नी ने कहा कि भाई आप सब लोग तो यहाँ एक साथ नहा रहे हैं, ये ठीक नहीं है, महिलाओं के लिए कुछ अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। तो उन्होंने इस महिला घाट पर जाके स्नान किया था। इनकी मैडम ने, जॉर्ज पंचम की मैडम ने कहाँ जाके स्नान किया?
यहाँ महिला घाट पर जाकर उन्होंने स्नान किया, और जहाँ उन्होंने स्नान किया था उसी घाट को मैडम मैरी घाट के नाम से जाना जाता है। तो भूलना मत, मैडम मैरी घाट इसलिए इसको कहा जाता है, यहाँ मैडम मैरी ने स्नान किया था और उसके बाद से ही इसे मैडम मैरी घाट के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। ये तो रही कुछ पवित्रता के आधार पर 52 घाटों में कुछ प्रमुख घाट थे। इसके बाद में हम चलते हैं स्क्रीनशॉट ले लो, या आप लोग इसको नोट्स बना सकते हैं, जल्दी से जल्दी इसको लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें चल रही हैं आपके लिए। राजस्थान की झीलों से, ये मीठे पानी की झील है, सब लोग ध्यान रखें। पुष्कर जो है पवित्रता के हिसाब से भी प्रमुख झील है, और हम कह सकते हैं ये प्राचीन झील भी है, सबसे प्राचीन झील है, सबसे पवित्र झील है, और सबसे ज़्यादा प्रदूषित भी है। ये ध्यान रखना, राजस्थान में सबसे अधिक झीलों में ये सबसे अधिक प्रदूषित है, ये मान लीजिए। क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पर लोग क्या है, कुछ जैसे राख हुई, कुछ जौ हुए, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ नारियल हुए, पूजा की चीज़ें हुई, उनको इस झील में क्या करते हैं, विसर्जित कर देते हैं। और ये झील दीपदान के लिए भी फेमस है, ध्यान रखना। दीपदान भी इसमें किए जाते हैं, शाम के समय इसमें दीपदान किया जाता है, दिए जलाकर इसमें प्रवाहित कर दी जाती है, इसलिए ये झील दीपदान के लिए भी जानी जाती है और सबसे अधिक प्रदूषित झील भी है। चलिए आगे चलते हैं। अब अपन बात करते हैं इसके किनारे, इस झील के किनारे पुष्कर में एक विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर भी है। यहाँ ब्रह्मा माँ जी का मंदिर, इसके किनारे ब्रह्मा जी का मंदिर है, जो विश्व प्रसिद्ध है, कह सकते हैं विश्व प्रसिद्ध, इसको बोलेंगे हम विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है। और इस मंदिर में ध्यान रखें आप, इस मंदिर की जो दीवारें हैं और जो फर्श है उस पर चांदी के सिक्कों से उसको बनाया गया है। फर्श पर और दीवारें जो हैं इसकी चांदी के सिक्के से, या चांदी के सिक्के इसमें लगाए गए हैं। इस प्रकार भी ध्यान रखें, मंदिर की नीचे की जो फर्श है उस पर चांदी के सिक्के लगे हुए हैं, दीवारों पर साइडों पर भी चांदी के सिक्के लगाए गए हैं। इसके पास में ही एक मंदिर है सावित्री माता का, सावित्री माता का मंदिर, सावित्री माता का एक मंदिर है। और यहाँ एक पहाड़ी पड़ती है, ये पहाड़ी पड़ती है, उसको बोलते हैं रत्नागिरी की पहाड़ी, रत्नागिरी की पहाड़ी, रत्नागिरी की पहाड़ी पड़ती है यहाँ। और रत्नागिरी की पहाड़ी पर ही क्या है, इसके पास में ही है सावित्री माता का मंदिर है। ध्यान रखें, यहाँ पर एक सावित्री माता का मंदिर है। कहाँ है ये, रत्नागिरी की पहाड़ियों पर। और रत्नागिरी की पहाड़ियों पर ही सावित्री माता का जो मंदिर है, यहाँ पर एक रॉप वे बनाया गया है। रॉप वे आप जानते होंगे, कह सकते हैं हम यहाँ राजस्थान का तीसरा रॉप वे है। राजस्थान का तीसरा रॉप वे है। पहला रॉप वे कहाँ है, जालौर में बनाया गया है पहला रॉप वे, राजस्थान का पहला रॉप वे, ठीक है। दूसरा रॉप वे बना गया है उदयपुर में, और तीसरा रॉप वे है पुष्कर में, पुष्कर अजमेर में तीसरा रॉप वे ये बना हुआ है। कहाँ है ये, सावित्री माता के मंदिर पर ये मिलता है, तीसरा रॉप वे बनाया गया है। चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं, ये तो रही कुछ यहाँ की जानकारी। जब तक अब इसका आप क्या कर लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए सभी विद्यार्थी जल्दी से इसका नोट्स बना लें या स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए जल्दी से फटाफट कीजिए। चलिए भाइयों, बना लिया। ये रही हमारी पुष्कर झील की सामान्य जानकारियाँ, ये पूरी हो चुकी है आपकी पुष्कर झील। पुष्कर झील के बारे में जितनी भी जानकारियाँ थी वो मैंने आपको दे दी हैं। इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। अभी तुरंत BSTC की परीक्षा आने वाली है, वेरी इम्पोर्टेंट झील है आपके लिए। जितनी जानकारी अंदर तक की थी वो सारी जानकारी मैंने आपको दी। इसके बाद में चलिए नेक्स्ट झील पर चलते हैं हम, और झील है हमारी राजसमंद झील। ये भी मीठे पानी की झील है। अगली झील है राजसमंद
झील, इसको बोलते हैं राजसमंद झील। राजसमंद झील कहाँ स्थित है? तो ध्यान दीजिए, राजसमंद झील राजसमंद जिले में है। राजसमंद जिले में कह सकते हैं हम कांकरौली के पास, कांकरौली के पास है। राजसमंद जिले में पड़ती है राजसमंद झील, कांकरौली में है। इसके निर्माण की हम बात करें तो इसका निर्माण किसने कराया था? महाराणा राज सिंह ने। इसका निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण महाराणा राज सिंह ने 1662 से 72 तक इसका निर्माण कब करवाया था? महाराणा राज सिंह ने 1662 से 72, एक मिनट इसको 76 कर लीजिए, 1976 तक, सॉरी 1662 से 1676 तक इसका निर्माण कराया गया था। चलिए इस विषय में अपन बात करते हैं। इस प्रकार देखिए, ये कौन सी नदी की बात करें तो कौन सी नदी पर बनी हुई है? तो राजसमंद झील को, सभी विद्यार्थी ध्यान दें, राजसमंद झील को गोमती नदी के जल को रोककर, गोमती नदी के जल को रोककर बनाया गया था, बनाया गया था। ध्यान दें, किस प्रकार बनाया था? गोमती नदी का जो जल आता है उस जल पर बांध बनाकर इस झील का निर्माण किया गया था। एक छोटी सी कहानी है, उस पर हम चर्चा करते हैं, जब तक इस जानकारी को थोड़ा सा आप लिख लीजिए। चलिए मैं यहाँ एक चित्र बना रहा हूँ, जल्दी से इसको नोट्स बना लें या स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट इसका। चलिए, महाराणा राज सिंह ने क्या किया था? इसका निर्माण करवाया था। यहाँ इस प्रकार से देखिए, ये गोमती नदी आ रही है और गोमती नदी पर इस प्रकार यहाँ एक बांध बनाया गया था। उस बांध को बनाकर इस नदी, इसका झील का क्या रोका गया? पानी रोक दिया, जिस पर झील बनाई गई थी। तो देखो, ये है गोमती नदी, इसमें ये पानी प्रवाहित हो रहा है। राज सिंह ने तो इसका निर्माण बाद में करवाया था, इससे पहले एक किंवदंती है, या हम कह सकते हैं ये हमें ये चीज़ें प्रमाणिक तौर पर भी इसमें मिलती हैं। गोमती नदी पर ये बनाया गया है बांध, और बांध बना के राजसमंद झील का निर्माण किया गया था। तो यहाँ की कुछ एक घटना है, वो ये है, गोमती नदी को, या हम कह सकते हैं गोमती नदी पर एक झील बनाने के लिए एक घेवर नाम की एक कुंवारी लड़की थी, हम ऐसे कह सकते हैं घेवर नाम की, घेवर नाम की एक कन्या थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं एक घेवर नाम की कन्या थी। उसने कई बार प्रयास किया कि इस जो हमारी गोमती नदी है इस पर एक क्या बनाया जाए? झील का निर्माण किया जाए। उसने कई बार यहाँ प्रयास किया लेकिन झील नहीं बना पाए। उसने क्या प्रयास किए? एक ये जो झील है गोमती नदी, वो ध्यान रखना अवसाद के लिए ज़्यादा जानी जाती है। इसमें कंकड़, मिट्टी, पत्थर, रेत इस प्रकार आता है कि जब भी इस घेवर नाम की लड़की ने यहाँ इस झील को बनाने का प्रयास किया, लेकिन ये झील किससे भर गई? मिट्टी या अवसाद के द्वारा ये बार बार क्या हो जाती है? भर जाती थी। इसलिए कई बार ये घेवर नाम की जो कन्या थी ये इसको नहीं बनवा पाई। तो इसके मन में ख्याल आया ऐसा कौन सा कार्य हो गया जिसके कारण मैं ये नहीं बनवा पा रही हूँ। तो लोग काफ़ी मिलते हैं, लोगों से उसने जानकारी ली कि भाई क्या कारण है, मेरा बार बार ये कार्य ख़राब हो जाता है। तो किसी व्यक्ति ने कह दिया कि एक कोई सयाना या भोपा रहता, उसके पास आप चले जाइए। तो उस कन्या को एक सयाने व्यक्ति के पास, ही हम कह सकते हैं भोपे जो होते हैं, एक पुजारी जो होता है उसके पास भेज देते हैं। वो कन्या, घेवर नाम की कन्या उस पुजारी के पास जाती है या उस भोपे के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं बार बार प्रयास करती हूँ उस गोमती नदी पर झील बनाने के, लेकिन वो झील नहीं बन पा रही है, बार बार वो बढ़ जाती है। उसने कहा झील तो बन जाएगी लेकिन आपको एक कार्य करना पड़ेगा। उसने कहा कि बताइए आप कौन सा कार्य करना है ताकि यहाँ झील बन सके जल्दी जल्दी। तो उस पुजारी ने उसको कहा कि देखिए कन्या, ऐसा है, आपको अपनी बलि देनी पड़ेगी, आपको अपनी बलि देनी पड़ेगी, अर्थात आपको सती होना पड़ेगा। आप जब स्वयं सती हो जाएंगी या अपने आप को बलि दे देंगी
तब इस झील का निर्माण हो जाएगा। अब ये चीज़ उस कन्या के दिमाग में बैठ जाती है, उस घेवर नाम की लड़की के दिमाग में बैठ जाती है और वो वहाँ से आती है। आने के बाद में इस झील के किनारे आकर वो आत्मदाह कर लेती है। क्या कर लेती है वो? घेवर नाम की लड़की अपने आप को जला लेती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि वो अपने आप को सती कर लेती है, आग में बैठकर अपने आप को जला लेती है। तो ध्यान रखना, एकमात्र घेवर, इस लड़की का नाम क्या था? घेवर। इसको आगे चल के घेवर माता भी कहते हैं। बिना पति के सती हुई थी, इसको कह सकते हैं बिना पति के सती होना कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, जब ये लड़की क्या हुई? सती हो गई। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में इस क्षेत्र में एक क्या पड़ा? अकाल पड़ा था उस समय। उसके बाद में फिर सब लोगों ने सुना कि भाई वो कन्या तो क्या हो गई, यहाँ पर सती हो गई, उसने अपने आप को आत्मदाह कर लिया, आत्मा कर लिया। तो उस समय महाराणा राज सिंह ने, उस समय एक अकाल पड़ा था, और अकाल पड़ा था तो उस समय जनता को रियायत देने के लिए उन्होंने अकाल राहत कार्य चलाया यहाँ। और उन्होंने क्या किया? लगभग 60,000 लोगों को इसमें लगाया, अकाल राहत कार्य में लगाया। उसके बदले में उनको खाने पीने की वस्तु दी गई, अकाल राहत कार्य में लगाया गया। लगभग 60,000 लोगों को इसमें लगाया गया था। इस गोमती नदी के पानी पर बांध बनाया गया और अंत में महाराणा राज सिंह ने 1662 में इसकी शुरुआत की और 76 तक जाके इस झील का निर्माण हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महाराणा राज सिंह ने 1662 से 76 तक इस झील का निर्माण करवाया। अब ध्यान दीजिए, ये झील है। अब हम बात करते हैं, यहाँ से आत्मदाह कर लिए, तो इस झील के किनारे ध्यान दीजिए, इस झील के किनारे घेवर माता का मंदिर है। घेवर माता का मंदिर है। अब ध्यान दीजिए, वही घेवर है ये। घेवर माता कौन सी? वही कन्या है जिसने अपने आप को क्या कर लिया? सती कर लिया था, अपने आप को आत्मदाह कर लिया था। इस नदी के, इस झील के किनारे उस घेवर माता का मंदिर आज भी बना हुआ है। एक मंदिर और है यहाँ, ध्यान दीजिए, इस झील के किनारे द्वारकाधीश का मंदिर, उसको बोलते हैं द्वारकाधीश का मंदिर बना हुआ है। द्वारकाधीश का मंदिर भी इसी झील के किनारे बना हुआ है। कभी आ जाए द्वारकाधीश का मंदिर कौन सी झील के किनारे है, तो ध्यान दीजिए, राजसमंद झील के किनारे है। घेवर माता का मंदिर कहाँ है? राजसमंद झील के किनारे है। चलिए आगे चलते हैं अपन। एक बार इसको आप लिख लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लें। एक चीज़ और ध्यान रखें सभी विद्यार्थी, लाइक करना नहीं भूलें। सबसे पहले क्या करेंगे आप? अभी मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप सबसे पहले लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि सभी छात्र इसका लाभ ले सकें। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, इस झील को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है। इस झील के अन्य नामों में कहते हैं नौचौकी झील भी कहते हैं इसे, नौचौकी झील के नाम से जाना जाता है। नौचौकी झील या नौचौकी पाल के नाम से भी इसे जाना जाता है। एक अन्य नाम और है इसका, उसको बोलते हैं राजसमुद्र। राजसमुद्र के नाम से भी इसे जाना जाता है, राजसमुद्र के नाम से भी इसे जाना जाता है। चलिए, अभी मैंने जो बताई थी आपको नौचौकी पाल, मान लीजिए ये झील है और उस झील के यहाँ नौचौकी पाल है और नौचौकी पाल पर ही नौचौकी पाल पर एक विश्व प्रसिद्ध राज प्रशस्ति लिखी हुई है। राज प्रशस्ति लिखी गई है, उसको कहते हैं विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति। प्रश्न आ जाए विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन सी झील के किनारे स्थित है, तो ध्यान दीजिए, राजसमंद झील के नौचौकी पाल पर विश्व प्रसिद्ध राज प्रशस्ति लिखी गई है। राज प्रशस्ति है क्या, ये देख लीजिए। यहाँ 25 शिलालेख हैं। कितने शिलालेख मिलते हैं? 25 शिलालेख मिलते हैं। आया है कई बार प्रश्नों में। कितने शिलालेख हैं यहाँ? 25 शिलालेख हैं जिन पर
मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। कई का इतिहास लिखा हुआ है? मेवाड़ का इतिहास। क्या बोलते हैं इसको? मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। क्या कहते हैं इसको? राज प्रशस्ति कहते हैं। कितने शिलालेखों पर मिलती है? 25 शिलालेख हैं। शिलालेख कहते हैं बड़े बड़े पत्थर, अर्थात ऐसा वर्णन मिलता है कि यहाँ पर 25 बड़े बड़े क्या बने हुए हैं? संगमरमर के बड़े बड़े पत्थर हैं। उन पर मेवाड़ का इतिहास लिखवाया गया था। कौन ने लिखवाया था ये इतिहास? ध्यान रखना, महाराणा राज सिंह ने। महाराणा राज सिंह ने, महाराणा राज सिंह द्वारा लिखवाया गया था। किसने लिखा था? लेखक कौन थे इसके? राज प्रशस्ति के लेखक की बात करें तो लेखक थे इसके रणछोड़ भट्ट। रणछोड़ भट्ट तेलंग, इसका नाम था रणछोड़ भट्ट तेलंग ने इन 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास लिखा। और लिखवाया किसने था? महाराणा राज सिंह ने। तो ध्यान दें, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति राज प्रशस्ति। क्या लिखा हुआ है यहाँ? मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। कितने पत्थरों पर, कितने शिलालेखों पर? 25 शिलालेख मिलते हैं जिन पर मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। लेखक कौन था इसका? रणछोड़ भट्ट तेलंग के नाम से इसे जाना जाता है, जो रणछोड़ भट्ट ने इसको लिखा था। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है, ये रणछोड़ भट्ट ने जो इतिहास लिखा है मेवाड़ का, इस प्रशस्तियों पर 25 शिलालेखों पर, कौन सी भाषा में मिलता है? तो ध्यान दीजिए, इसकी जो भाषा थी वो थी संस्कृत। संस्कृत भाषा में ये पूरा इतिहास लिखाया गया है। और कब से कब तक का इतिहास है ये? किसके समय से या किसके शासनकाल से किसके शासनकाल तक लिखा गया है मेवाड़ का इतिहास? तो ध्यान दीजिए, बप्पा रावल, बप्पा रावल से लेकर, बप्पा रावल से लेकर महाराणा राज सिंह, महाराणा राज सिंह तक का इतिहास लिखवाया गया है। महाराणा राज सिंह जो हैं, बप्पा रावल से लेके और महाराणा राज सिंह तक का जो शासनकाल है उसका इतिहास, मेवाड़ का इतिहास इन 25 शिलालेखों पर लिखवाया गया है। इसे विश्व की सबसे बड़ी राज प्रशस्ति भी कहा जाता है। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। वेरी गुड। आशा करता हूँ जो वीडियो अभी मैंने आपको बताया है, इतने अच्छे तरीके से आपको ये झीलें मैंने कराई, आपके 101% समझ में आई होंगी। और मैं कहना चाहूँगा आप सब लोगों को, अगर समझ में आया है तो मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। ज़रूर बताना है कि समझ में आया है नहीं आया है। साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अब डेली 1-2 दिन में आपको नया वीडियो मिलेगा। मैं भी काफ़ी बिजी चल रहा था, क्लासेस चलती हैं मेरी, उस वजह से मैं थोड़ा बिजी था। और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, लाइक करना नहीं भूलें, और अन्य छात्रों को, अपने मित्रों को, साथियों को, बहनों को, सबको क्या करना? शेयर करना नहीं भूलें। इसी के साथ में मैं ब्रेक लेना चाहूँगा, या मैं कह सकता इसी के साथ में मैं विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों।